नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में सीधे आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल तेलंगाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये भेज रहे हैं। तेलंगाना में आयुष्मान भारत योजना से 80 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। आज भी बीजेपी सरकार तेलंगाना के 2 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रही है। अगर यहां तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होती तो हम तेलंगाना को और आगे ले जाने में हमें सुविधा रहती, क्योंकि हम जनता को साथ लेकर चलते। साथियों, पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में आपने बीआरएस के प्रति जो गुस्सा था, किसी भी हालत में आप बीआरएस को खत्म करना चाहते थे, आपने वो काम कर दिया। ये चुनाव दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार को लाने का चुनाव है। साथियों, हमने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रगति में हमारा किसान, हमारा श्रमिक वर्ग पीछे न रहे। इसलिए हमने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की। हमने किसान की आर्थिक ताकत को बढ़ाया और साथ ही उस पर फर्टिलाइजर के बढ़ते दामों का बोझ भी नहीं आने दिया। हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए फसलों के एमएसपी बढ़ाई। आज इन प्रयासों का लाभ तेलंगाना के किसानों को मिल रहा है। 2014 में धान की जो एमएसपी 1,300 रुपये थी, वो आज 2,200 रुपये है। हमने अकेले तेलंगाना के किसानों से 1,30,000 करोड़ रुपए की धान खरीद की है। ये क्षेत्र हल्दी के किसानों का भी क्षेत्र है। कांग्रेस बीआरएस ने कभी उनकी भी चिंता नहीं की। हमने टर्मरिक किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड का गठन किया। 2014 में हल्दी की जो कीमत 6,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसके 20,000 रुपये तक मिल रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए भी हमने प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। यहां की राज्य सरकारों का आलम यह है कि वो अभी तक बंद पड़ी निजाम शुगर फैक्ट्री को शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमने करीब 6,400 करोड़ रुपए खर्च करके रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी। इस फैक्ट्री में आज 75,000 टन यूरिया बन रहा है। इससे किसानों का फायदा तो हो ही रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब अगले 5 वर्षों में हमें किसानों को समृद्धि की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, पहले देश में विकास से जुड़े वायदों को सबसे बड़ा चुनावी झूठ माना जाता था।
लेकिन इन 10 वर्षों में विकास भारत की सबसे बड़ी पहचान बनकर के उभरा है। आज भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इन 10 वर्षों में हमने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम किया है। हमारे तेलुगु भाषी लोग दुनिया के हर देश में मिलेंगे, अच्छी पोजीशन में मिलेंगे, मेहनत करने वाले मिलेंगे। और आप पूछिए, जो भी तेलुगु भाषी दुनिया में रहता है उसको पूछिए, आज दुनिया में उसका सम्मान है कि नहीं है? वो सीना तान करके कहेगा, मैं जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान का गौरव होता है। हमने यहां करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल हाईवेज बनवाए हैं। 2014 तक तेलंगाना में सिर्फ 2,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। जरा आंकड़ा याद रखिए, 2014 के पहले यानी देश आजाद हुआ तब से लेकर के 75 साल 70 साल जो भी है समय, सिर्फ 2,500 किलोमीटर। ये उनका काम देखिए और ये मोदी का कमाल देखिए। हमने केवल 10 वर्षों में 2,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बना दिए। करीमनगर से वारंगल के बीच 2,500 करोड़ रुपए के 4 लेन प्रोजेक्ट जैसे विकास के काम यहां हुए हैं। हम तेलंगाना के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं, यहां वंदे भारत कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आने वाले 2 जून को तेलंगाना के जन्म के 10 साल पूरे होंगे और इसलिए 4 जून को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। वो देश के साथ ही तेलंगाना के अगले दशक का भी भाग्य बनाएगी। इसलिए अगले 5 वर्ष तेलंगाना के लिए बहुत अहम है। अगले 5 वर्षों में हम तेलंगाना के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज इस नेटवर्क को और आधुनिक बनाना चाहते हैं। अगले 5 वर्ष में हम यहां के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में हमें डिजिटल इंडिया का विस्तार गांव-गांव तक करना है। अगले 5 वर्षों में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों नए गोदाम बनाने हैं ताकि किसानों को लाभ हो। अगले 5 वर्षों में हमें घरों पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगवाने हैं ताकि बिजली बिल 0 हो जाए। और इस सब में तेलंगाना और तेलंगाना के प्रतिभाशाली युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो 4 जून एनडीए 400 पार, यही हुंकार तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते हुए आप सुन रहे थे। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, वो शक्ति वाला बयान, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज पलटवार राहुल गांधी पर किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ शक्ति के उपासक हैं और दूसरी तरफ शक्ति के विनाशक हैं। तो शक्ति के उपासक वर्सेस शक्ति के विनाशक, 2024 की चुनावी लड़ाई क्या शक्ति के उपासक वर्सेस शक्ति के विनाशक पर आई? ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं।
एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। तो 12 से 2 पॉलिटिकल शो, सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विनोद अग्निहोत्री जी, हमारे साथ ऋषि सेठिया जी मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, अभय दुबे जी मौजूद हैं। ये जो राहुल गांधी का बयान व्यक्ति वर्सेस शक्ति वाला और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पलटवार, एक और सेल्फ गोल राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी के साथ संवाद और भाषा की बड़ी समस्या है और उनके जो भाषण लिखने वाले या पॉइंट्स बनाने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए उनका मुकाबला किससे है। उनका मुकाबला उन नरेंद्र मोदी से है जो किसी भी बिंदु को उठा करके और उस पर अलग नैरेटिव बना सकते हैं। जब राहुल गांधी शक्ति की बात कर रहे थे, मैंने पूरा भाषण सुना था उनका आशय था उन शक्तियों से जो उनके हिसाब से जो गरीबों के खिलाफ हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म की शक्ति करके जब बोल गए तो वहीं वो सेल्फ गोल कर गए या जो भी कहिए वहीं फंस गए। कम से कम एक तो हिंदू धर्म नहीं लाना चाहिए था उनको, और शक्ति की जगह अगर वो षड्यंत्र का प्रयोग करते, ताकत का प्रयोग करते, क्योंकि शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, देवी शक्ति, आदिशक्ति, दुर्गा, काली। तो उनको समझना चाहिए कि इस देश में शक्ति का मतलब कुछ और है। आप जब शक्ति की बात जिस सेंस में कर रहे हैं उस सेंस में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वहां आप ताकत करते, षड्यंत्र करते, कुछ और शब्द प्रयोग करते। भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि उनके जो सलाहकार और जो भाषाकार हैं वो किस तरह से उनको बताते हैं। और राहुल गांधी की हिंदी की बड़ी समस्या है। बिल्कुल सेठिया सर, तो ये कुल मिलाकर जिसकी बात अभी विनोद जी कर रहे थे कि जो भाषा है उसकी भी अज्ञानता और शायद जो धर्म और संस्कृति है उसको भी नहीं जानते हैं राहुल गांधी, इसी वजह से ऐसा ब्लंडर। नहीं, ऐसा है, जब तक वो अध्ययन खुद नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ भी पढ़ा दिया जाए उसका कोई असर होगा नहीं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें मंच पर खड़े होकर के सुरजेवाला उनको कुछ बता रहे थे और उसके बावजूद वो तुरंत 2 मिनट बाद भी 1 मिनट बाद जो बोले उसका उल्ट बोल गए। तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं विषयों को लेकर के। अब शक्ति वाला जो मामला है वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और फिर वो कह रहे हैं कि हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप हिंदू के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक मैसेज उन्होंने वो दे दिया जो एजेंडा है बीजेपी का, जो मोदी का एजेंडा है, वो ही एजेंडा उन्होंने वहां पर जो है उनके पक्ष में बोल दिया एक तरह से कि हम तो हिंदू के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो दुर्गा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो देवी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये, और शक्ति का मतलब क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि शक्ति के उपासक हैं और दूसरी तरफ शक्ति के विनाशक हैं। तो शक्ति कौन? शक्ति शिव, जिसके वो खुद कहते हैं कि मेरे पूज्य देव जो हैं वो शिव हैं। तो खुद बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया है उन्होंने। ठीक है रामकृपाल सर, अभी इसी 24 के चुनावी माहौल में हमने देखा किस तरीके से बिहार लालू प्रसाद यादव वो परिवारवाद को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, उसको हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करती है। अब उसी तर्ज पर राहुल गांधी ये व्यक्ति वर्सेस शक्ति की जो बात करते हैं एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रोमाना जी, राहुल जी के साथ जैसा विनोद जी ने कहा सही है, एक दिक्कत ये भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सार्वजनिक जीवन में इतने दिनों से है, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी है, उसे कम से कम हिंदुस्तान की, जैसे मैं कहता हूँ, जो प्राइमरी चीज़ें हैं उसको तो समझ होनी चाहिए। रोमाना जी, हम बचपन में हमको प्रार्थना कराई जाती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। अगर आपको शक्ति शब्द, पहली बात तो शक्ति कोई हिंदू और धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। शक्ति मतलब ताकत, सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग जगहों में, जैसे बंगाल में अगर आप शक्ति की बात करेंगे तो वो शक्ति का मतलब होता है दुर्गा, काली, जितने भी ये रूप हैं उनके, शक्ति उनको कहा जाता है। लेकिन आम जो चीज़ है, तो मेरा ये कहना है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में आपकी समझ नहीं है तो उस चीज़ को मत टच कीजिए। जो आप कहना चाहते हैं वही कहिए। अगर उन्होंने कहा होता कि हम अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई है, समझ में आता।
अब ये जो इस तरह की बातें वो करते हैं, आप इसको छोड़िए। अभी जानते हैं उन्होंने जो ये शुरू हुआ था वो सारा एमआरपी और एमएसपी जी उन्होंने कह दिया जैसे बोतल पे लिखा होता है जी। अब जिस आदमी को, हिंदी छोड़ दीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी एमआरपी का मतलब होता है, वो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये, और जो एमआरपी वहां लिखा रहता है उसका होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जी। मिनिमम और मैक्सिमम का वहां भी आपको फर्क नहीं आता। ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी, मेरा ये कहना है बिल्कुल आप देखिए, ये बिल्कुल सर, आप वो एक के बाद एक जो बता रहे हैं किस तरीके के ब्लंडर्स राहुल गांधी बोलते बोलते कर जाते हैं। अभय सर का रुख करते हैं। अभय सर, और ये जो एक ब्लंडर सेल्फ गोल जिसको माना जा रहा है, व्यक्ति वर्सेस शक्ति वाली बात जो राहुल कर रहे थे, क्या आपको लगता है इस चुनावी माहौल में और 24 की चुनावी लड़ाई जिस मुकाम पर पहुंची हुई है, वहां पर राहुल गांधी का ये बयान, डैमेज कंट्रोल इसका किया जा सकता है या नहीं, नुकसान भुगतना पड़ेगा चुनाव में? देखिए, उनका डैमेज तो उन्होंने बहुत दिन पहले ही अपना कर लिया है और अब वो कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। उनके पास ना समय है और ना उस प्रकार की चेतना है, उस प्रकार की समझ भी नहीं है कि उसको वो नियंत्रित कर पाएँ। खैर वो छोड़िए, साथियों ने सब बातें बता दी हैं। बचपन से हम लोगों का एक सामान्य ज्ञान है कि जो हिंदू समाज है वो 3 बड़े संप्रदायों में बटा हुआ है, शैव, वैष्णव और शाक्त। जो तो शाक्त संप्रदाय में, शाक्त की वजह से जो शक्ति शब्द है उसका ही एक भिन्न किस्म की परिभाषा हम लोगों को बचपन से सिखाई गई है, और राहुल गांधी ने जो कहा है उसका उस परिभाषा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जाहिर है उन्हें उसमें दिक्कतें तो पैदा होंगी, उनकी आलोचना भी होगी और वो लाजवाब हो जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से हो गए होंगे अब तक। मेरा कहना यह है कि वो बेहतर होता ये करें कि वो जो गरीबी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो फोकस कर रही है कांग्रेस, ऐसी बात नहीं है, अपने घोषणा पत्र में उन चीज़ों को ला रही है, उस फोकस पे ही उसको बार बार रेखांकित करें, उसको एम्पलीफाई करें, उसको और ज़्यादा तरह तरह से नए तरीकों से लोगों के सामने पेश करें और कोशिश करें कि वही मुद्दा जो गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा है, वो जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं वो भी उसको लें। बेहतर होता है कि वो जो इंडिया गठबंधन उन्होंने जब बनाया था उसी वक्त से वो उसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन चीज़ों को केंद्रस्थ कर देते। उस वक्त उन्होंने किया नहीं। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसको कर रहे हैं और उसमें भी इधर उधर बहक रहे हैं, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनको नुकसान नहीं होगा। उन्हें अपनी जो टेक है उस पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये शक्ति वाला बयान जिस पर फिलहाल फंस गए राहुल गांधी, यही तस्वीर उभर रही है और डैमेज कंट्रोल की कम से कम इस बयान से जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा उसकी भरपाई तो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और इस बीच वो बड़ी खबर जिस पर अब आगे हम बात करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर बताना होगा। बॉन्ड के उस अल्फा न्यूमेरिक नंबर से ही पता चलेगा किस कंपनी ने किस पार्टी को और कितना पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्टेट बैंक को 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि एसबीआई से मिली पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, तो मतलब आज की सुनवाई में यही तय पाया गया है कि 21 मार्च तक एसबीआई जो है वो बॉन्ड नंबर्स वो शाम 5 बजे तक मुहैया करा देगा चुनाव आयोग को? बिल्कुल रोमाना, देखिए बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं देनी है, मतलब वो तो देनी ही है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय इसके लिए नहीं है कि जानकारी तब तक देंगे, तब तक तो अपने आदेश की पालना कर ली गई है।
चुनाव आयोग की तरफ स्टेट बैंक की तरफ से ये जानकारी बतानी है सुप्रीम कोर्ट की, यानी निश्चित रूप से उससे पहले ही जानकारी दे देनी है स्टेट बैंक को, चुनाव आयोग को। और आज एसबीआई की तरफ से जो बात कही गई, कहीं ना कहीं एसबीआई अपना स्टैंड क्लियर करती हुई सुप्रीम कोर्ट में नजर आई कि जानबूझकर एसबीआई ने कोई बॉन्ड नंबर नहीं छिपाया। निपुण, बिल्कुल, देखिए स्टेट बैंक ने यही कहा है कि हम आदेश को आपके समझ नहीं पाए थे, क्योंकि 2019 का जो एक आदेश था और बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था चुनाव आयोग को, जिसमें कि ये कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को सारी जानकारी दे दें और उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, यानी किसने चंदा दिया है, पार्टी को कितना चंदा मिला है। स्टेट बैंक का मानना था कि शायद ये बॉन्ड नंबर के जरिए मिलान होगा, इसकी जरूरत नहीं थी, हम जो आदेश को समझ पा रहे थे इसलिए हमने बॉन्ड नंबर नहीं बताया। हमें कोई जानकारी छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम एक सार्वजनिक संस्था हैं, हमारी क्या दिलचस्पी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा भी कि जब हमने कहा था कि आपको सारी जानकारी देनी तो सारी जानकारी देनी है, आप ये कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे वाला रवैया आपका गलत था। बहरहाल आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, अब हम बता रहे हैं कि आपको सारी जानकारी देनी है और ये दे दीजिए आप। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एसबीआई को देनी है और जानकारी एसबीआई की तरफ से दे दी गई है सारी। इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई को दाखिल करना है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने है, बॉन्ड नंबर से पर्दा उठेगा, चंदा मामा का भेद खुलेगा। सवाल ये कि ये चंदा मामा जब भेद खुलेगा तो इससे राजनीतिक तूफान किस रूप में आ सकता है, आपको क्या लगता है विनोद जी? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एसबीआई पे क्या दबाव है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सारी जानकारी दीजिए उनको। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी कोई संस्था है क्या? तो किस दबाव के तहत एसबीआई हिलावाली कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात देखिए, चंदा लेना कोई अपराध नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब आए थे तो वो कानूनी रूप से आए थे, सरकार लाई थी और सारे दलों ने उससे चंदा लिया। ठीक है, आज वो इनवैलिड हो गए, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन जब लिया गया तब कॉन्स्टिट्यूशनल थे वो। तो वो कोई अपराध नहीं है किसने कितना चंदा लिया। अपराध ये है कि उस चंदे के बदले में पार्टी को दिया क्या गया। क्या उसको एजेंसीज के कार्यवाही से छूट दी गई, या एजेंसीज की कार्यवाही के बाद चंदा लिया गया, या जो क्षेत्रीय दलों ने चंदा लिया उनकी सरकारों ने कोई फायदा दिया उनको, उन्होंने कोई इसी तरह की छापे आदि की कार्यवाही की और उसके बाद चंदा लिया और छूट दी, या उनको नियम के विरुद्ध मेरिट न होते हुए भी, L1 न होते हुए भी ठेके दिए गए। ये जब जांच में आएगा तब वो अपराध होगा। चंदा लेना ये अपराध नहीं है, किसने कितना चंदा लिया, किसको मिला। साहब, मतलब चंदे का नाम और भ्रष्टाचार का काम खेला गया या नहीं खेला गया वो भी तस्वीर साफ होगी जब ये बॉन्ड नंबर आएंगे और डिटेल्स जो है वो मिलाई जाएंगी। सवाल ये है कि कटघरे में कौन खड़ा होगा। कटघरे में पैसा देने वाले खड़े होंगे या पैसा लेने वाले खड़े होंगे। और दूसरा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपया आया है तो कहां से आया है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो जैसा कि विनोद जी ने कहा, इसी में ही फिर छानबीन होगी कि चंदा लेकर के उनको फायदा क्या पहुंचाया गवर्नमेंट ने। तो ये खुलासा होगा तो एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल इशू अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेगा, जिसको 6,000 करोड़ रुपए चंदा मिला है, तो ये पॉलिटिकल इशू तृणमूल कांग्रेस के लिए भी बनेगा, जिसे 1600 करोड़ रुपया चंदा मिला है। ये दूसरी पार्टियों के लिए भी बनेगा, ये बीआरएस के लिए भी बनेगा, ये कांग्रेस के लिए भी बनेगा। कांग्रेस की भी उस समय 2-3 सरकारें थी। उन सरकारों के अंदर, उन राज्यों के अंदर क्या काम उन उद्योगपतियों को दिया गया जिसके बदले में उन्होंने चंदा दिया। तो इसमें तो सबकी पोल खुलेगी। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी, ये गले की फांस तो विपक्ष की तरफ से सरकार के लिए बनाई जा रही है ना। विपक्ष तो बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहा है इस मुद्दे से। नहीं, लेकिन रोमाना जी बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, पहली बात तो मैं ये कहूं कि जो भी डेटा है वो एक बार सारा का सारा सब कुछ जाहिर हो जाए, क्योंकि अखबारों से जो छन छन के खबर आ रही है, आज ही मैंने देखा है जिस गेमिंग कंपनी का 4 दिनों से नाम उछाला जा रहा है कि उसने बहुत पैसा दिया, सरप्राइज कीजिए कि टोटल जो चंदा दिया गया है उसका 40% यानी 37% और 40 के बीच में 509 करोड़ रुपया डीएमके को दिया गया है। एक रीजनल पार्टी जो तमिलनाडु में है, जिसको कल तक ये हो रहा था छापा मारा गया कि चंदा दे, तो अगर बीजेपी छापा मार रही थी तो डीएमके को चंदा दे करके क्या बचत होती थी भाई। तो मेरा ये कहना है, कल राहुल जी और स्टालिन दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। 509 करोड़ एक डीएमके पार्टी को उस कंपनी ने, गेमिंग कंपनी ने, आज बिल्कुल अखबारों में है जी। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं यही चाहता हूं कि देखिए
इसमें ऐसा है कि जैसा विनोद जी अभी कह रहे थे, जैसा सकिया जी कह रहे थे, जी सबने फायदा उठाया है। और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद से ही चंदा दिया जाता है, बिना चंदे पार्टियां लड़ती नहीं। पहले वो बोरियों में भर के आता था, अब वो स्टेट बैंक के माध्यम से गया है। तो अब ये समाज तय करेगा कि बोरी में भर के देना अच्छा है या चेक से या बॉन्ड से देके अच्छा है। चंदा तो आएगा ही आएगा। तो अब सर, अगर फिर जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक ऐसे हम्माम में खड़ी नजर आती हैं जहां कोई पर्दा नहीं है, तो फिर ये विपक्ष सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी मतलब नहीं कर पाएगा इस मुद्दे से, कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं स्कोर कर पाएगा। आपकी बात का मैं बिल्कुल सीधा जवाब देता हूं। जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई है, विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, तरह तरह की बातें विपक्ष ने कही है, लेकिन साथ में वो इसमें भागीदारी भी कर रहा है। तो ये एक बड़ी मतलब एक ऐसा विरोधाभास है जो समझ में नहीं आता कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। भाई अगर आप ये कहिए कि पहले दिन से हम समझ नहीं पा रहे थे स्कीम कैसी थी, इसलिए हमने मान लिए कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, लेकिन आप तो पहले दिन से उसकी आलोचना कर रहे हैं। केवल सीपीएम सीपीआई ने नहीं लिया है, आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं, सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप जम के जितना चंदा आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा आप ले भी रहे हैं, बॉन्ड को भुना भी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप खुद भी उसमें फंस जाते हैं, फिर आपके सामने एक असंभव सी स्थिति बन जाती है। वो स्थिति क्या है, आप जनता के सामने ये दोनों बातें, अपनी कार्रवाई यानी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए तो वो भाजपा ने लिए, उससे अलग कैसे है जी, इसको कैसे आप दिखाएंगे। इसका एक तरीका हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के ऐसे बहुत से प्रकरण खोज निकालें जिसमें सीधे सीधे क्विड प्रो को दिखाई पड़ रहा हो, यानी इस हाथ चंदा लिया उस हाथ फायदा लिया। हाँ जी। है अगर इस प्रकार का आप कोई निकाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा हो, है तब तो कुछ बात बनती है। और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, फिर तो वही कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हालांकि विपक्ष की तरफ से घेराबंदी मोदी सरकार की ये कहते हुए की जा रही है कि ये तो आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप सर? मैं जोड़ना चाह रहा था, देखिए चंदा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा और कोई दूसरा चारा था नहीं चंदा लेने का, इसलिए सब दलों ने चंदा लिया। और मैंने फिर कहा चंदा लेना गलत नहीं था, लेकिन वही है कि चंदा लेने के बदले आपने संरक्षण दिया, राहत दी जी, क्या दिया, ठेका दिया, काम वही दिया। बात अभय जी कह रहे थे कि लिंक अगर निकल पाए तो ठीक है, जिस पे निकलेगा वो फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बाइट सुना देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फंडिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। विपक्ष के पास तो ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियां नहीं है। सुनिए पहले जरा। जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर। मगर ये कानून बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, कांग्रेस के पास ईडी या इनकम टैक्स तो नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को देके या तृणमूल कांग्रेस को देके या किसी और पार्टी को देके एजेंसीज को आप प्रभावित नहीं कर सकते। और जिस तरीके से छुपा रही है केंद्र सरकार, कोर्ट में भागती हुई नजर आ रही है, इससे पता चलता है दाल में काला है। तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में देखिए अब तस्वीर ये उभर रही है कि किस पार्टी को किसका चंदा, ये सीक्रेट खुलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और अभय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे सर, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि साहब और कोई तरीका ही नहीं छोड़ा ये कानून बनाने के बाद पॉलिटिकल फंडिंग का, वो मजबूरी बता रहे हैं। ये बहुत जो बात हो रही है वही नहीं, वो देखिए सीएमई जो है, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, उसने कहा है कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ठीक है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है उसमें 11,000 करोड़ रुपया है जी। इसका मतलब यह है कि 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और भी खर्च किया गया है। वो रुपया कहां से आया है? वो रुपया बॉन्ड के जरिए नहीं आया है, वो बोरियों में भर के ही गया है। इसका मतलब है कि ये तो केवल एक उसका छोटा सा हिस्सा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है। या तो चुनाव आयोग और भारत सरकार ये कहे कि सीएमई का आंकड़ा गलत है, ठीक है, हमने केवल 11,000 करोड़ रुपए ही खर्च किया है, जितना मिला उतना खर्च कर दिया हमने या बचा लिया, हमारे खाते में मौजूद मतलब है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक तरीके का आई वॉश ना। देखिए ये कुछ नहीं है। भारत में जो चुनाव की पूरी अर्थव्यवस्था है ये घोर भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है जी।
कल भी टिकी हुई थी, आज भी टिकी हुई है जी। नागार्जुन की पंक्तियां याद रखिए, कागज का रुपया हंसता है मतपत्रों की खींचतान में। यही स्थिति इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने बात ये लिखी थी। उनकी एक टेक थी, देवी तुम तो काले धन की बैसाखी पर टिकी हुई, उसमें से देवी निकाल दीजिए बस केवल, और देवता को जोड़ दीजिए इसके अंदर, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को एक बार फिर से गैर कानूनी करार दिया है, और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन क्यों भेज रहा है ईडी। दरअसल ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के संबंध को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इलीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है सम्मन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इलीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का सम्मन भेजने के लिए? अब एक नहीं, एक दूसरा भी सम्मन भेज दिया। और अगर यही केवल है कि किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, तो वो तो तानाशाही चल रही है, जो मर्जी वो कर लो भाई, सब कुछ आपका है। मुझे लगता है कि ईडी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वैसे जो कोर्ट में फैसला चल रहा है वो कथित शराब घोटाले को लेकर चल रहा है, जिसमें ईडी कई समन जो है वो केजरीवाल के दे चुकी है और केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे। और ये जो नया समन था ये जल बोर्ड वाले मामले को लेकर था, जो ईडी की तरफ से केजरीवाल को भेजा गया था, और इसमें भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या केजरीवाल के पीछे पड़ी है ईडी? क्या करने वाली है ईडी? सियासत इस पर जिस तरीके से गरमा रही है उसका असर क्या होगा? सेठिया सर, आपका आकलन। देखिए, ये जल बोर्ड घोटाला जो है उसमें 2 ऑफिसर्स ऑलरेडी जेल में हैं, 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ये घोटाला है, इसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर ही उंगली उठी है, शुरू से ही उठी है। अब ये कहना कि ईडी बार बार सम्मन क्यों भेज रही है, शायद आम आदमी पार्टी इसको समझ नहीं रही है। जो पहला उनका जो जमानत हुई है वो 4 नंबर 1 से लेकर के 4 नंबर के शराब घोटाले में ईडी के सम्मन थे, उस पर हुई है। अब तो नया सम्मन भी आ गया है 21 तारीख का, शराब घोटाले में भी 21 तारीख का 9वां सम्मन जारी कर दिया गया है। तो हर ईडी के सम्मन की अवहेलना पर केस बन रहा है उन पर। ये 4 तक जो केस था उसकी जमानत हुई है, और अगर ईडी के सम्मन पर वो पेश नहीं होते तो 1 महीने की कैद उसमें भी होती है। तो ईडी के हर सम्मन पर 1 महीने की कैद बनती है। वो समझ नहीं पा रही आम आदमी पार्टी कि उनको जो जमानत हुई है वो ईडी के सिर्फ एक सम्मन पर हुई है। ठीक है। आगे और सम्मन जारी होंगे, दूसरे मामलों में सम्मन जारी होंगे, तो उस पर उनको फिर जमानत लेनी पड़ेगी। पर ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईडी के ये एक के बाद एक समन अरविंद केजरीवाल को, इसके मायने क्या है? इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे।